कि ईवीएम कब हटाओगे और हमें ये बताओ कि जो 2 करोड़ सरकारी नौकरी बोले थे देने के लिए प्रतिवर्ष, वो कब दोगे? जो आप बोले थे कि 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में देंगे, वो कब दोगे? जो बोले थे कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं चौकीदार बन करके, तो बताओ कि मणिपुर के महिला को नंगा परेड क्यों कराया गया? हाथरस में हमारे दलित महादलित समाज की मनीषा वाल्मीकि का गैंग रेप क्यों किया गया? आप बताओ कि किसानों को आपने खलिस्तानी क्यों कहा, आतंकवादी क्यों कहा? हमारे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे अमरोहा के सांसद को कटुआ मुल्ला पार्लियामेंट में क्यों कहा है आपने? बताओ। आप मुद्दे पे आओ, मोदी पे नहीं आएंगे। अब देश की जो चुनाव है वो मोदी की बात पे नहीं होगी, मुद्दे की बात पे होगी। और तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया है कि अब जाति पाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके अब कर्म की राजनीति करेंगे, काम के आधार पे लोगों से वोट मांगेंगे, जाति पाति और धर्म के आधार पे नहीं। प्रधानमंत्री को कहते हैं कि विदेश में डंका बजता है। अरे भैया, बेतिया में आपका डंका फूट गया, बेतिया में आपका डंका फूट गया। आपके मतलब वर्तमान में कितने सांसद हैं यहाँ से, बिहार से? हमारे पार्टी में मतलब आपका जो बना है अलायंस, उससे कितने सांसद हैं वहाँ पे? जैसे एक है। हाँ, तो खेला है ना, यही तो बीजेपी का खेला है कि 5 राज्यों में होगा तो 2 राज्य में जो है निष्पक्ष चुनाव करा दो और 3 राज्य में ईवीएम सेट कर दो। बिहार में आप लोग मतलब चुनाव जैसे 2015 में उस समय नहीं सेट था? तो ईवीएम सेट हुआ था तबे ना जा करके 2020 का जो विधानसभा का चुनाव था। आप चुनाव जीते ना बिहार में? आप ये बताइए 15 में हम कहाँ थे? वो हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं, गोदी मीडिया थोड़े आप लोग हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा और एक तरफ आज मोतिहारी के बेतिया में नरेंद्र मोदी की यात्रा। इन दोनों यात्राओं की अगर आप तुलना करिएगा, दोनों यात्राओं में और दोनों सभाओं में अगर आप भीड़ देखिएगा तो आप जरूर आपको कुछ न कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम इन दोनों सभाओं से आपको दिखेगा। आपको बता दें कि राजद के कट्टर समर्थक, बेबाकी से अपने बात रखने वाले और डीएसएस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी मौजूद हैं। इन दोनों सभाओं को लेकर के, हालिया राजनीति को लेकर के, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारी बातचीत होने वाली है और इस बातचीत की कड़ी को शुरू करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं भैया। जी शुक्रिया। कैसे देखते हैं जन विश्वास यात्रा जो मतलब पटना में रैली हुआ था और आज के जो मोदी जी का रैली हुआ है, इन दोनों रैली में मतलब इन दोनों रैली को कैसे देखते हैं? जैसे आप देख रहे हैं ये तो जाहिर है कि मतलब आप मतलब एक तरफ आपका झुकाव है आपके नेता के तरफ, तो उनका आप तारीफ करेंगे, लेकिन मतलब 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग का परिणाम जो है वो क्या होने वाला है? आप पत्रकार बंधु हैं, आप बताइए। जो नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी बेतिया में आज सभा किए और लोगों को भी बुलाए, काफ़ी बढ़िया बढ़िया व्यवस्था किया गया था, इंतजाम, कुर्सी टेबल सोफा सेट सब लगा था। कितने लोग आए होंगे? ऐसे तो मैंने खबरें आ रही हैं कि कुर्सियां खाली थी, कुर्सियां जो भरी हैं उसकी भी खबरें आ रही हैं। अब दिक्कत यह है कि मतलब हर व्यक्ति अपने सुविधा के अनुसार अपना सिलेक्टेड चीज दिखता है और दिखाता है। चूंकि आप उनके विरोधी हैं तो आप वो दिखाएंगे जो मतलब कुर्सियां नहीं है। हमें थोड़ा दिखाएंगे जी, ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले का सीन हम दिखा रहे हैं या उनके जाने के बाद का दिखा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो दिखा रहा हूँ आप देख लीजिए। बाकी आप लाइव प्रमाण देख सकते हैं कि ये कोई झूठा खबर नहीं है। नरेंद्र मोदी के सभा में कुर्सियां खाली रही हैं, ऐसी खबरें चल रही है। इस खबर का प्रमाण आप संतोष रेणु यादव से देख सकते हैं। जी दिखाइए। मैं दिखा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी जब आए, भाषण है ना, वही यहाँ का परिदृश्य आप लोग को दिखा रहे हैं। मोदी जी अभी भाषण कर रहे हैं, माइक अभी है। चलिए समझ गए, हम ये बात मान लिए और हम ये देख भी रहे हैं कि उनके भाषण के दौरान कुर्सियां खाली रह रही है। लेकिन जन विश्वास यात्रा में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी पटना के गांधी मैदान में, क्या वह भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। आखिर वोट कौन देते हैं? सम्मानित जनता ही वोट देते हैं ना। और जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी जी पूरे बिहार का दौरा किए। उसके बाद जन विश्वास महारैली हुई, करीब करीब 15 से 25 लाख के अंदर में भीड़ थी वहाँ पे। गांधी मैदान फुल हो गया था, करीब करीब 10 लाख लोग। रास्ते में नीतीश कुमार जी की प्रशासन पे गलत तरीके से जो दबाव दिया गया था भीड़ को रोकने के लिए, उसके वजह से 10 लाख लोग
जाम में रहे। आप बताइए कि एक तरफ तेजस्वी जी जो एक बार आवाज लगाते हैं, एक बार आवाज लगा देते हैं, तो लोग उनको सुनने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए अपने अपने घरों को छोड़ करके पटना तक पहुंच जाते हैं, जबकि वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, वो सत्ता में भी नहीं है। इस बात को समझिए। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जो कि बेतिया गए हैं, और बेतिया के लोग भी उनको सुनने के लिए नहीं गए। ये बदलाव की लहर है। जब 24 में आप लोग बदल देंगे सरकार, हम लोग अपने सम्मानित जनता के साथ मिलकर के और इस अत्याचारी, इस लोकतंत्र के हत्यारी, इस संविधान विरोधी सरकार को हटा देंगे। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को कहां देखते हैं आप? देखने लायक रहेंगे तब तो देखेंगे। अब आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। एक तरफ जनता का प्रतिनिधित्व तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, और एक तरफ अपने भ्रष्ट नेताओं का प्रतिनिधित्व, अपने बलात्कारी नेताओं का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो जनता और अत्याचारियों में, भ्रष्टाचारियों में लड़ाई है। मतलब तेजस्वी यादव या आपके जितने भी मतलब समर्थक भाई लोग हैं, ये लोग इस बात का दावा करते हैं कि जब उप मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव जी काम कर रहे थे, तो महज 90 दिनों के अंदर 2.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई थी, और उस नौकरी देने के प्रक्रिया को, नियुक्ति पत्र बांटने के प्रक्रिया को इवेंट बनाया गया था, गांधी मैदान में वितरण किया जा रहा था। तो तेजस्वी यादव के पास शिक्षा विभाग था, यह भी सत्य है, लेकिन वह सरकार तो नीतीश कुमार के साथ में चला रहे थे, उनमें उनका तो कुछ भी सहयोग रहा होगा ना। नीतीश कुमार जी केवल 17 ही महीना मुख्यमंत्री में थे क्या, कि 17 साल वाला में भी थे? 17 साल में भी थे, इसमें कोई झूठ तो नहीं। अगर उनकी कुछ उपलब्धि रही होगी या अगर उनके अंदर कुछ कैलिवर रहा होगा, तो 17 साल के अंदर भी दिखाई देता ना। मतलब ये तो क्लियर हो गया ना कि वो आदमी के अंदर कोई ताकत नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि मतलब 2.5 लाख जो ये नौकरी हुआ है बिहार सरकार में, इस 18 साल के पूरे शासनकाल में मात्र यही 2.5 लाख नौकरी हुआ है, कि इसके पहले भी नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है, दिखा दीजिए। 7.5 लाख नौकरी का डाटा है कि 2004 से लेकर के आज तक 7.5 लाख नौकरी ये सरकार दी है। ये सच है कि इसमें 2.5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव के साथ में, मतलब जो गठबंधन सरकार है उसमें दिया गया है। तो ऐसे आप नकार नहीं सकते हैं कि मतलब यही नौकरी दिया गया है और यही दिए हैं केवल। 2.5 लाख नौकरी सिर्फ नहीं तेजस्वी यादव दिए हैं, तेजस्वी यादव 5 लाख से अधिक नौकरी दिए हैं। 2.5 लाख के आसपास तो सिर्फ शिक्षा विभाग में है। वो जो सिर्फ 70 दिनों में जो मिली है शिक्षा विभाग में, सिर्फ वो 2.5 लाख के आसपास है। बाकी तो 5 लाख से अधिक नौकरी है। कहाँ हैं आप? तेजस्वी यादव ने जो किया है ये पूरी दुनिया ने देखा है, और पूरी दुनिया में ऐसे ही तेजस्वी यादव का डंका नहीं बज रहा है। मतलब आप लोग रोजगार, फैक्ट्री, इस सब के नाम पे चुनाव लड़ने वाले हैं और सभाओं को भर रहे हैं, चुनाव में मतलब सरकार पलट देंगे, ये तय कर लिए हैं। लेकिन जहां एक तरफ आपका मुद्दा बेरोजगारी है, विकास है, रोजगार है, नौकरी है, लोग कहते हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन करके ऐसा राम लहर चलाया है कि किसी भी विपक्ष के नेता के तर्कस में वह तीर नहीं है जो राम लहर के मतलब काट सके, जिसके पास इसका काट हो। इसका काट कैसे दीजिएगा आप लोग? हम लोग के पास बजरंग बली है। मतलब वो राम के लेके आएंगे, आप बजरंग बली को लेके आएंगे? हाँ, भगवान किनके अधीन होते हैं? भक्त के अधीन होते हैं। हमारे पास बजरंग बली है। बजरंग बली एक बार जब राम जी को बोल देंगे कि प्रभु उधर ना, तो उधर जाएंगे वो? नहीं जाएंगे। हनुमान से हट के कहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे वो। हमारे पास बजरंग बली है। इस तैयारी में हैं आप लोग, मतलब बजरंग बली को लॉन्च करेंगे इस चुनाव में, लोकसभा के? नहीं है, हमारे पास लॉन्च करेंगे। हम लोग लॉन्च थोड़े करते हैं। मतलब बजरंग बली तो हम लोग को लॉन्च किए हैं जी। भगवान तो हम लोग को लॉन्च किए ना। हम भाजपा वाले थोड़े हैं कि जो हम भगवान के लॉन्च करते हैं। अच्छा, आप एक और ही बात कर रहे हैं कि भाजपा डूबती हुई नैया है, माने बड़े बड़े स्टारों को पकड़ के चुनाव लड़वा रही है कि उसकी नैया पार लग जाए, जिसमें पवन सिंह का भी आप नाम ले रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, आप यह भी कहते हुए सुने गए हैं कि पवन सिंह अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते तो कुछ उनका हो सकता था। तो जब पवन सिंह के आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की कामना कर सकते हैं तो अपने पटिया टिकट दिलवा दीजिए। देखिए, हम लोग कभी भी सभी लोगों को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है।
लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में ये प्रावधान लिखा गया है कि सब लोग अपने अपने स्वतंत्रता के अनुसार, अपने अपनी रजामंदी के अनुसार किसी भी पार्टी से, जिस पार्टी से इच्छा हो, चुनाव लड़ें, वरना वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं या नहीं भी लड़ सकते हैं। ये सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। तो अब जो बातें आई कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पवन जी को गुमराह कर रही थी, पवन जी तो पहले ही आसनसोल मना कर दिए थे ना कि आसनसोल हम नहीं लड़ेंगे। हाँ, पहले से बोल रहे थे। अब आसनसोल टिकट दे करके पवन सिंह का पॉलिटिकल करियर खत्म करने को सोची भारतीय जनता पार्टी। बड़ा आरोप लगा रहा है भाजपा पे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। पवन जी का पहले का वीडियो है कि आसनसोल नहीं, वो नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी पवन सिंह को आसनसोल भेजना चाह रही थी। तो आप यह भी वीडियो देखे होंगे कि जब टिकट अनाउंस हुआ उनके नाम तो बड़ा खुश हुए हैं जी में बैठे हुए। वो इसलिए खुश हुए कि 2019 में धोखा दी थी भारतीय जनता पार्टी। ये भी सुने होंगे आप, वो बोले थे कि 2019 में भी हमको टिकट देने के लिए बोला गया था, लेकिन धोखा दे दिया था। तो इसलिए खुश हुए होंगे कि चलो भाई, कम से कम अबरी धोखा नहीं दिया है, अबरी गच्चा दिया है, गच्चा दिया वो। तो इसलिए धोखा से कुछ कम दिया, लेकिन उसके अंदर में ना ऐसी चीज़ें वहाँ पे थी कि वो सोच रही थी भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह का पॉलिटिकल करियर खा जाने के लिए। तब जाकर के वो आसनसोल दी, जहाँ से कोई इतिहास ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। वहाँ से कांग्रेस जीती, वहाँ से लेफ्ट जीती, टीएमसी जीती। एक बार भारतीय जनता पार्टी जो लड़ी वो बाबुल सुप्रियो जी के फेस पे वहाँ पे चुनाव जीती, क्योंकि बाबुल सुप्रियो वहाँ के लोकल थे। हाँ, और बॉलीवुड के स्टार गायक थे। 1,90,000 वोट से बाबुल सुप्रियो चुनाव जीते थे, और उसके बाद फिर मंत्री बनाए गए भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में। अब जो है मंत्री बनाए जाने के बाद फिर उन्होंने महसूस किया कि नहीं, यहाँ से ये उचित नहीं है। वो मंत्री बनाए जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिए और भाजपा को छोड़ करके वो टीएमसी में घुस गए। फिर वहाँ पे विधायक बने, फिर मंत्री बने टीएमसी से। अब वहाँ बाईपोल जब इलेक्शन हुआ तो बाईपोल में शत्रुघ्न सिन्हा जी वहाँ पे 2,80,000 वोट से जीते। अब बताइए भाजपा का क्या वहाँ पे बचा हुआ रह गया? कुछ है? वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भी जाएंगे तो जमानत जब्त करा करके अपनाएंगे। कुछ वहाँ पे उनको भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ममता दीदी ने काम किया है। ममता दीदी की लहर है पश्चिम बंगाल में। हर जाति हर धर्म के लोग को उन्होंने एकता के सूत्र में बांधा है। चलिए, अंतिम 2 सवाल। पहला ये कि उन लोगों का नारा है कि 400 पार, आपकी तरफ से क्या नारा है? हमारा नारा है कि महंगाई कम कराएंगे, 400 के पार पेट्रोल नहीं होने देंगे। अच्छा, आप 400 पार मतलब पेट्रोल समझ रहे हैं? हाँ, तो अभी तक तो ही तो समझते हैं ना। 400 पार लोग सीटों की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ईवीएम सेट हो गया क्या? अब ईवीएम सेट हुआ है कि नहीं हुआ ये तो मतलब नहीं, चंडीगढ़ में हुआ था ना वो क्या जो सीसीटीवी में देख करके। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ली थी। मतलब ये भी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप भाजपा पे। आरोप, सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी को सजा दी, अच्छा, उस अधिकारी को सजा मिला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अच्छा, ये भाजपा कब से सेट करने लगी है ईवीएम, मतलब कितने साल से? वही 2000। हाँ, जब बिहार में आप लोग मतलब चुनाव जैसे 2015 में, उस समय नहीं सेट था तो ईवीएम सेट हुआ था तबे ना जा करके 2020 का जो विधानसभा का चुनाव था। आप चुनाव जीते ना बिहार में? आप ये बताइए 15 में हम कहाँ थे? हम कहाँ थे? नहीं, 2015 में विधानसभा चुनाव जीते थे ना। जैसे हम तो जीतने वाले थे, लेकिन हमारी सरकार कहाँ बनने दी गई थी? वो तो जैसे हम लोग जब एक साथ हुए, तो जब पूरा वोटरवे हमारे साथ थे, जब पूरे तरीके से, तब फिर आप कैसे जीतिएगा? अभी 5 राज्यों में 3 राज्य भाजपा जीती, 2 राज्यों में आपकी गठबंधन जीती है ना, वहाँ पे भी ठीक था। जैसे वहाँ यही तो खेला है ना, यही तो बीजेपी का खेला है कि 5 राज्यों में होगा तो 2 राज्य में जो है निष्पक्ष चुनाव करा दो और 3 राज्य में ईवीएम सेट कर दो। अच्छा, इस प्रकार से चुनाव जीत जाती है। हाँ, ये तो अभी ईवीएम मतलब दिखना भी चाहिए कि कुछ हम ईवीएम सेट करें, हाँ, ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वकील लोग भी इसके खिलाफ हैं, आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। अभी जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन तमाम जगह पे हमारे जो पढ़ने लिखने वाले मेधावी छात्र हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नौजवान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नौजवान लोग कह रहे हैं कि ईवीएम कब हटाओगे, और हमें ये बताओ कि जो 2 करोड़ सरकारी नौकरी बोले थे देने के लिए प्रतिवर्ष, वो कब दोगे? जो आप बोले थे कि 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में देंगे, वो कब दोगे?
जो बोले थे कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं चौकीदार बन करके, तो बताओ कि मणिपुर के महिला को नंगा परेड क्यों कराया गया? हाथरस में हमारे दलित महादलित समाज की मनीषा वाल्मीकि का गैंग रेप क्यों किया गया? आप बताओ कि किसानों को आपने खलिस्तानी क्यों कहा, आतंकवादी क्यों कहा? हमारे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे अमरोहा के सांसद को कटुआ मुल्ला पार्लियामेंट में क्यों कहा है आपने? बताओ, आप मुद्दे पे आओ, मोदी पे नहीं आएंगे। अब देश की जो चुनाव है वो मोदी की बात पे नहीं होगी, मुद्दे की बात पे होगी। और तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया है कि अब जाति पाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके अब कर्म की राजनीति करेंगे, काम के आधार पे लोगों से वोट मांगेंगे, जाति पाति और धर्म के आधार पे नहीं। आपके मतलब वर्तमान में कितने सांसद हैं यहाँ से, बिहार से? हमारे पार्टी में मतलब आपका जो बना है अलायंस, उससे कितने सांसद हैं वहाँ पे? जैसे एक है। हाँ। तो आपको ऐसे में 400 पार लोग कह रहे हैं, पूरे बिहार के 40 सीटों में से एक सीट आप जीते हैं, और वैसे में देखा जाए तो राजद का एक भी सीट नहीं है। तो ऐसे में तो अकेले हैं इधर तेजस्वी यादव। वो खुद कह भी रहे हैं कि उधर उपेंद्र कुशवाहा है, नीतीश कुमार है, मुकेश सहनी है, नरेंद्र मोदी हैं, ये तमाम लोग उधर हैं, हम अकेले हैं। तो ऐसे में सामना कर पाएंगे? आप ये बताइए ना, उधर तो सब लोग थे, तो तेजस्वी जी आए तो नौकरी तो अकेले ही ना दिए। तो काम करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, है ना? वो निष्ठावान होना चाहिए व्यक्ति को। बिल्कुल आप कर सकते हैं। मतलब हम ये सवाल इसलिए कर लिए कि भाजपा वाले ये भी कह के तंज कसते हैं कि मतलब जिस पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है वो तय कर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ये जैसे बता देना कि आपके पास तो 39 सांसद थे, 5000 लोग काहे आ गए? मात्र 5000 लोग आए, कुर्सियों नहीं भरा। हमारे पास तो एक को सांसद नहीं है, मान गए, चलिए भाई एक को सांसद नहीं, मान गए हम, तैयो 20 लाख लोग आते हैं हमारे नेता को सुनने के लिए। संतोष जी, आपके जन विश्वास महारैली में लाखों लोग पहुंचे, लेकिन उससे नीतीश कुमार, उससे तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन गए। उनके यहाँ कुर्सियां खाली रह गई, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अभी भी हैं। अब आप समझ गए ना कि ईवीएम का सेटिंग है। अब आप समझ गए ना, जब जनता, ये तो आप स्पष्ट हो गए कि जनता किनके साथ। नहीं, ये आप ये बताइए, जो व्यक्ति को सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, आपको लगता है कि वोट देंगे उनको? ये कह सकते हैं कि ऐसे आपको लगता है कि वोट देंगे उनको? जो लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को, कहते हैं कि विदेश में डंका बजता है। अरे भैया, बेतिया में आपका डंका फूट गया, बेतिया में आपका डंका फूट गया, विदेश में बज रहा है, यहाँ नहीं बज रहा है। अब विदेश में क्या डंका बजता होगा वो हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं, गोदी मीडिया थोड़े आप लोग हैं। बड़ी बात है कि जो तेजस्वी यादव के साथ भीड़ दिख रही है, जो हुजूम दिख रही है, सच में अगर वोट में कन्वर्ट हो जाए तो आपके लिए भी ये मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है। वोट में कन्वर्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि आप जैसे मीडिया बंधु को सम्मान कौन देते हैं? कौन देते हैं बताइए? अब ऐसे जनता, जनता, जनता सम्मान कौन देते हैं? जनता। और जनता को सम्मान कौन देते हैं? तेजस्वी यादव। जनता के लिए आप लोग भी आवाज उठाते हैं ना। जनता की जो आवाज है, जो उनके जो प्रश्न हैं, आप सत्ता से पूछते हैं, और आपके प्रश्न पे अमल कौन करते हैं? तेजस्वी यादव। काम कौन करते हैं? तेजस्वी यादव। जुमलेबाजी कौन करते हैं? नरेंद्र मोदी जी। आरा के रमना मैदान में 1.25 लाख करोड़ की बोली लगा दिए थे, बिहार का है, बिहारियों की बोली लगा दिए थे, और तो क्यों नहीं दिए बताइए ना? 1.25 लाख करोड़ क्यों नहीं मिला बिहार को? यही नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे तो बोले थे कि इनका डीएनए खराब है। वो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए पे वो सवाल उठाएंगे। तो हम लोग बताएंगे कि नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब हो सकता है, बिहारियों का नहीं। और हम लोग इस बार जो हमारे युवा भाइयों को, जो हमारी बहनों को, जो माता बहन, जो बुजुर्ग, जो किसान, नौजवान, तमाम लोगों को जिसने बरगलाया, रुलाया, उनको इस बार हम लोग सत्ता में नहीं आवे देंगे। दम ठान लिए हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान को बचाना है किसी भी कीमत पे। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि संविधान को खत्म कर दें। चलिए, ये हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे, और जैसा इन्होंने अपने तमाम पार्टियों के अलायंस को लेकर के अपनी बेबाकी से बात रखा है। आपको एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2020 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। बिहार के कैंपेनिंग में एक तरफ से तेजस्वी यादव अकेले कैंपेन कर रहे थे। लालू जी का स्वास्थ्य उस समय ठीक नहीं था, और भाजपा गठबंधन के तरफ से लगभग 300 मंत्रियों का बिहार में दौरा हो रहा था। लेकिन एक मात्र 32 से 34 साल का युवा, जो बिहार में तमाम एनडीए के धुरंधरों को रोजगार, शिक्षा, सड़क से बाहर नहीं जाने दिया, और 2020 का चुनाव बस इसी
शर्त पे हुआ कि बिहार में अगर जिसकी भी सरकार बनेगी उसको रोजगार, नौकरी, फैक्ट्री की बात करनी होगी। और वही चीज है एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में और जन विश्वास यात्रा में आप तेजस्वी यादव के साथ हुजूम और भीड़ को देख सकते हैं। तमाम लोग यह तेजस्वी यादव के पिता के और माता के कार्यकाल को लेकर के आज तक कोसते रहते हैं, लेकिन एक युवा जो 34 साल की उम्र में पूरे बिहार का दौरा करता है और रात का चाहे 1 बजता हो, रात का चाहे 2 बजता हो, या बारिश होती हो या फिर मौसम खराब होता हो, जिस तरह से उस नेता के चाहने वाले लोग हैं, चाहने वाले समर्थक हैं, उस भीड़ को देख के लग रहा है कि वह राजद जो 90 से 5 के दौर में थी, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह बिहार की सरकार में और बिहार की राजनीति में एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। बाकी तेजस्वी यादव को लेकर के संतोष रेणु यादव जी से जो हमारी बातचीत हुई है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।